स्वागत है दोस्तों। आज MCQ सीरीज़ 5 में और आज हम लोग अपने स्टैटिस्टिक्स के आगे के 25 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, असममित बंटन के आवृत्ति वक्र में यदि शिखर से आधार रेखा पर एक लंब खींचा जाए तो इस प्रकार बटे दो भागों में यदि दाहिनी ओर वाला क्षेत्रफल बाईं ओर वाले क्षेत्रफल से अधिक है तो निम्नलिखित में से किसका मान अधिक होगा। In the frequency curve of a symmetric distribution, if a perpendicular is drawn from the vertex of the baseline, then if the area on the right hand side is more than the area on the left, then which of the following will be more? A mean, B median, C mode और D none of these। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा माध्य। इसको समझने के लिए सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि एक असममित बंटन के आवृत्ति वक्र में यदि शिखर से आधार रेखा पर एक लंब खींचा जाए तो शिखर से आधार रेखा पर, यानी कि असममित बंटन का जो कुछ चित्र होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि इसने पूछा है कि दाहिनी ओर वाला क्षेत्रफल बाईं ओर वाला क्षेत्रफल से अधिक है, यानी कि इधर से ये ऊपर जाएगा और इधर से धीरे से नीचे जाएगा और इसकी लाइन ऐसी आएगी। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है ये ज़्यादा है इसकी तुलना में। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस कंडीशन में जो एक्स बार होता है वो मोर देन होता है मीडियन से और मीडियन मोर देन होता है मोड से। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहेंगे कि मीन जो है हमारा सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका सही आंसर होगा मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपकिरण का सापेक्ष माप क्या कहलाता है? What is the relative measures of dispersion called? A सापेक्ष गुणांक, B निरपेक्ष गुणांक, C अपकिरण गुणांक और D अपकिरण सापेक्षता। तो इसका सही उत्तर होगा C अपकिरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। क्वेश्चन नंबर 3, क्रमानुसार प्राकृतिक अंकों का प्रमाप विचलन निम्नलिखित में से किस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है? नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? इसका मतलब है कि अगर सीरियली वाइज आपको जो है नेचुरल नंबर दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सीरियल में दिया हुआ है, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो किस फॉर्मूले से निकाला जाता है? तो इसका जो सही फार्मूला होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, 1/2 n की पावर 2 - 1। ये है इसका सही आंसर। जैसा यहाँ पर दिया भी है कि यदि 1 से लेकर क्रमानुसार कुछ प्राकृतिक संख्याओं का प्रमाप विचलन निकालना हो तो समांतर माध्य तथा विचलन निकाले बिना निम्न सूत्र की सहायता से प्रमाप विचलन ज्ञात किया जा सकता है। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है √1/12 फिर ब्रैकेट में n की पावर 2 - 1। यही फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये इसका नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बनाना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक एग्जाम्पल भी है 1 to 5, यानी कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है 1 to 5 का कैसे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे। इसका मतलब हुआ आपको कहा गया 1
2, 3, 4 और 5 का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। तो 1 से लेके 5 तक ये नेचुरल नंबर हैं और इनका निकालने के लिए ये इसका फॉर्मूला होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का परिकलन निम्न में से किस सूत्र से किया जाता है? कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is calculated by which of the following formula? A x और y का सहविचरण अपॉन प्रसरण x इंटू प्रसरण y, बी x और y का सहविचरण अपॉन अंडर रूट प्रसरण x इंटू प्रसरण y, और उसके बाद आपका आता है प्रसरण x तथा प्रसरण y अपॉन अंडर रूट x और y का सहविचरण, और फिर है प्रसरण x इंटू प्रसरण y अपॉन x और y का सहविचरण। तो व्हाट इज़ द राइट फॉर्मूला फॉर दिस? तो यहाँ पर जो सही फार्मूला है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस एक्स इंटू वेरियंस वाई। ये देखिए कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, इसमें अगर गौर से देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस एक्स इंटू वेरियंस वाई, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सहसंबंध गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ए सदैव धनात्मक होता है ऑलवेज पॉजिटिव, बी सदैव ऋणात्मक होता है ऑलवेज नेगेटिव, सी या तो ऋणात्मक या तो धनात्मक हो सकता है आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, या तो ऋणात्मक या तो धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 6 है, सहसंबंध गुणांक में धनात्मक चिन्ह तब होगा जब ऑप्शन नंबर ए एक्स के मान बढ़ रहे हों तथा वाई के मान घट रहे हों, ऑप्शन नंबर बी एक्स तथा वाई दोनों के मान बढ़ रहे हों, ऑप्शन नंबर सी एक्स के मान घट रहे हों तथा वाई का मान बढ़ रहा हो, और ऑप्शन नंबर डी एक्स तथा वाई दोनों के मान में कोई परिवर्तन न हो। इसमें यह पूछा है कि सहसंबंध गुणांक में धनात्मक चिन्ह कब होगा। तो सहसंबंध गुणांक में धनात्मक चिन्ह कब होगा, इसमें पूछा है एक्स के मान बढ़ रहे हों और वाई के मान घट रहे हों, यानी पहले ऑप्शन उसने कह दिया एक्स के मान बढ़ रहे हों और वाई के मान घट रहे हों, तो ये तो धनात्मक नहीं हो क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। फिर कह रहा है एक्स तथा वाई दोनों के मान बढ़ रहे हों, तो ये तो नहीं होगा, एक्स के भी बढ़ रहे हों और वाई के भी बढ़ रहे हों, तो ये धनात्मक सहसंबंध हो जाएगा आपका। सी के मान एक्स के मान घट रहे हों तथा वाई के मान बढ़ रहे हों, फिर वही उल्टा हो जाएगा, एक्स तथा वाई दोनों के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स तथा वाई दोनों के मान बढ़ रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये इसको जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतीपगमन विश्लेषण मापन करता है, रेग्रेशन एनालिसिस मेजर्स, क्या मापन करता है? ए रिजल्ट ऑफ कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई कैटेगरीज, बी वेरियंस ऑफ वाई सीरीज, सी वेरियंस ऑफ एक्स सीरीज, और डी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज। तो इसका जो सही संबंध होगा या सही आंसर होगा वो होगा फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतीपगमन रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, रेग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ए at the mean point of x and y, b only at the mean point of x, c only at the mean point of y, और d at the median point of x and y। तो प्रतीपगमन रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए एक्स और वाई के माध्य बिंदु पर, एट द
मीन पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋतुनिष्ठ विचरणों, जिसको कि इंग्लिश में सीजनल वेरिएशन कहते हैं, को उत्पन्न करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? ए जनसंख्या में वृद्धि, बी फैशन में परिवर्तन, सी मौसम और सामाजिक रीति रिवाज, और डी तकनीकी सुधार। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बी है चेंज इन फैशन, सी है वेदर एंड सोशल कस्टम्स, और डी है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स। तो इसमें जो सीजनल वेरिएशंस होते हैं, इनके सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? तो सीजनल वेरिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मौसम और सामाजिक रीति रिवाज, वेदर एंड सोशल कस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट सेटिस्फाइड, कालोत्क्रम परीक्षण की संतुष्टि तब होती है जब P1 इंटू P10 इक्वल टू 0, P1 इंटू P10 इक्वल टू 1, P1 इंटू P10 इज ग्रेटर देन 1, और P1 इंटू P10 इज स्मॉलर देन 1। तो ये काफ़ी आसान सवाल है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा P1 इंटू P10 इज इक्वल टू 1। ये इसको यहाँ पर क्लियर किया गया है। ये है इसका आंसर, P0 P1 इंटू P10 इक्वल टू 1। यही आपका जो है टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अगर आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज राइट? ए मीन डेविएशन इक्वल टू 3/4 स्टैंडर्ड डेविएशन, बी मीन डेविएशन इक्वल टू 4/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, सी मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, और डी मीन डेविएशन इक्वल टू 5/4 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी काफ़ी आसान सवाल है और आप लोग को कई बार बताया भी गया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रमाप विचलन हमेशा विस्तार से डॉट 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 होता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज डॉट 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 देन द एक्सटेंशन। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है ये इसमें आप रेंज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक्सटेंशन की जगह पे इसको रेंज भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो होगा, ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी है ज़्यादा, ऑप्शन सी है बराबर, और ऑप्शन डी है कभी कम कभी ज़्यादा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रमाप विचलन हमेशा विस्तार से कम होता है। क्या होता है? कम होता है, लेस देन द एक्सटेंशन या रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 पदों का प्रमाप विचलन 3 है तथा माध्य 48 है, तो इन पदों के वर्गों का योग होगा। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 200 आइटम्स, ये टर्म्स जहाँ लिखा है यहाँ आइटम होगा। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 200, यहाँ पर आइटम हो जाएगा। The standard deviation of 200 item is 3 and the mean is 48, then the sum of the square of these terms will be। ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका 4,62,600। अब ये कैसे सॉल्व होगा इसको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, आपको समीशन एक्स स्क्वायर पता करना है और आपको दिया हुआ है एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन इक्वल टू 48, यानी कि मीन जो दिया हुआ है वो 48 है। तो यहाँ पर अगर गौर से देखो तो ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ऑलरेडी यहाँ पे 3 बता दिया गया है।
समीशन एक्स स्क्वायर हमें पता करना है, यही हमें इसमें पूछा है। और ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ वाला, ये समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो समीशन एक्स अपॉन एन ही जो होता है ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो मीन जब 48 दिया है तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट 48 लिख देंगे और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब आपके पास क्या क्या दिया था, 3 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, वो आपने लिख दिया। समीशन एक्स स्क्वायर पता करना है, उसको वैसे ही लिख दिया अंडर रूट में। अपॉन एन आपको 200 दिया है, वो लिख दिया आपने यहाँ पर। और बस अब आपने इसको सॉल्व कर देना है। तो जब रूट हटाएंगे यहाँ से तो इसको इधर वाले को स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ का रूट हट जाता है। तो ये 3 3 ज़ा 9 हो गया। समीशन एक्स स्क्वायर वैसे ही है, 200 वैसे ही है नीचे, और 48 इंटू 48 कर दिया तो 2304 आ गया। अब इसके बाद सिर्फ इसको सॉल्व कर दो, तो अब ये जा कर के तुम्हारा जिसको कि आप देख लीजिए इसमें इसको सॉल्व कर देना है बस हमको सीधा सीधा आप यहाँ पर, और ये सॉल्व होकर के हमारा आ जाएगा 4,62,600। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Q3 is equal to A 1.5 times of median, B D3 or third decile, C 75th percentile, और D none of the above। तो यहाँ पर पूछा है Q3 किसके बराबर होता है, तो Q3 जो होता है वो 75th परसेंटाइल के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75th परसेंटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। लास्पिरे का सूचकांक सूत्र है। व्हाट इज द लास्पिरे इंडेक्स नंबर फॉर्मूला। तो लास्पिरे और पाशे इन दोनों को मिला करके ही फिशर का सूचकांक बनता है। तो जिन लोगों को फिशर का सूचकांक याद हो वो याद रखें, फिशर के सूचकांक का जो आगे वाला पोर्शन होता है वो जो आपका होता है वही आपका जो है लास्पिरे का सूचकांक होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर आप अगर देखें तो इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जिसमें से लास्पिरे का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, समीशन P1Q0 अपॉन समीशन P0Q0 इंटू 100। और भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। लास्पिरे है, पाशे है, मार्शल अजवर्थ है, डॉर्विस बाउले है और फिशर का है। इसको बताता चलूँ कि अगर कभी भी गौर करोगे तो फिशर का जो पहला वाला पार्ट होता है बिना रूट के लिख दोगे तो लास्पिरे बन जाएगा, और दूसरा वाला पार्ट लिख दोगे तो पाशे बन जाएगा। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि लास्पिरे का सूचकांक आपको वैल्यू दे देगा और पाशे का सूचकांक आपको वैल्यू दे देगा, और फिशर का सूचकांक पूछ लेगा। तो उसमें सिर्फ आपको इतना करना है, लास्पिरे मल्टीप्लाइड बाई पाशे। अगर ऐसा कहेगा लास्पिरे और पाशे के आंसर को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, रूट के अंदर कर दोगे, यानी इसका रूट निकाल दोगे बाद में, तो वो अपने आप ही जो है फिशर का इंडेक्स नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ए Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50, B Q3 इज इक्वल टू P75, C D8 इज इक्वल टू P80, और D Q1 इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू P1। पूछा है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो Q2 और D5 और P50 ये इक्वल हैं। Q2 भी क्वार्टाइल को आधा करता है, D5 भी डिसाइल को आधा करता है, और P50 भी परसेंटाइल को आधा करता है। Q3 और P75 ये भी एक बराबर हैं, D8 और P80 भी एक बराबर हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है Q1, D1 और P1 ये एक बराबर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा संबंध सही हो सकता है। ए माध्य यानी मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। इसको अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए है मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। दूसरा ऑप्शन है इसमें कि मीन
इज ग्रेटर देन जेड, यानी मोड इज ग्रेटर देन मीडियन। फिर उसके बाद है सी ऑप्शन में मीन इज ग्रेटर देन जेड इज इक्वल टू मीडियन। और फिर है आपका मीन स्मॉलर देन 3 मीडियन माइनस जेड। तो कौन सा संबंध सही हो सकता है? तो इसमें कौन संबंध सही हो सकता है? तो इसमें जो संबंध सही हो सकता है वो तो अभी हम लोगों ने देखा था, असम्मित बंटन में भी था। तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन जेड। तो इसमें जो सबसे सही दिख रहा है वो तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन यही हो जाएगा, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी आज के हमने इस बात को देखा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? ए लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, बी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, सी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, और डी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। क्वेश्चन था व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? तो फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मेयो। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत में इंडिपेंडेंस से पहले फर्स्ट सेंसस जो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन जो बिफोर इंडिपेंडेंस ही जो रेगुलर सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। वो लॉर्ड रिपन का टाइम टेनर था, और तब से आज तक हर 10 साल पर जनगणना होती चली आ रही, यानी 1881 से आज तक 10-10 वर्षों पे जनगणना होती चली आ रही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक समघ्रायण गुणांक, समाश्रय गुणांक, प्रतिगमन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन धनात्मक होता है तो दूसरा होगा? ए ऋणात्मक, बी शून्य, सी धनात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक अपना ही रिलेशनशिप होता है कि अगर एक रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन, वन कोफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन अगर पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव ही होगा। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव ही होगा। ये इसका रूल होता है, फॉर्मूला होता है, या फार्मूला ना कहें तो ये इसमें एक अंडरस्टूड सी चीज़ है कि ऐसा ही होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर चूंकि एक धनात्मक है तो दूसरा भी धनात्मक ही होगा। इसको यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, सहसंबंध की मात्रा और दिशा। तो इसमें यदि प्रतिगमन गुणांक ऋणात्मक है तो सहसंबंध भी ऋणात्मक होगा। इसके विपरीत यदि धनात्मक है तो सहसंबंध भी धनात्मक होगा। यदि बी एक्स वाई ऋणात्मक है तो बी वाई एक्स भी ऋणात्मक होगा। इसके विपरीत यदि बी एक्स वाई धनात्मक है तो बी वाई एक्स भी धनात्मक होगा। एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक कभी नहीं होंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग? ए मीन इज स्मॉलर देन ज्योमेट्रिक मीन इज स्मॉलर देन हार्मोनिक मीन, mean is greater than geometric mean is greater than harmonic mean, mean is greater than geometric mean is smaller than harmonic mean, और geometric mean greater than mean smaller than harmonic mean। इसमें कौन सा सही है? मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच रिलेशन पूछा गया है। तो इनके बीच जो रिलेशन होता है वो भैया सिंपल सा रिलेशन होता है कि मीन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन होता है, और उससे छोटा फिर हार्मोनिक मीन होता है। तो ये इसका रिलेशन होता है, इसको याद कर लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत अधिक विश्वसनीय सर्वेक्षण परिणामों के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए? ए संगणना विधि, बी प्रतिदर्श विधि, सी संगणना एवं प्रतिदर्श विधि दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है ए सेंसस मेथड, बी सैम्पलिंग, सी बोथ सेंसस एंड सैम्पलिंग, और डी नन ऑफ दीज। मोस्ट रिलायबल सर्वे जब पूछे तो मोस्ट रिलायबल सर्वे कभी भी सैंपल से नहीं आते हैं। मोस्ट रिलायबल सर्वे के लिए आपको सेंसस ही करना पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए संगणना विधि यानी सेंसस मेथड। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि मध्य का
यानी मीडियन 28 एवं समांतर माध्य यानी मीन 30 हो तो बहुलक होगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इस फॉर्मूले से ये सॉल्व होकर के आंसर आ जाएगा। तो इसका जो है आप इस फॉर्मूले में सॉल्व कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले में आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई मीडियन है इसमें 28 माइनस 2 इंटू मीन है 30। बस इसका जो भी आंसर आपका आएगा वही आपका हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्व करेंगे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 24। ये इसको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया है, इसको चाहो तो देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, सूचकांकों की रचना में केवल प्रतिनिधि वस्तुओं का चुनाव किया जाता है। बी, यदि गेहूं का भाव 50% बढ़ता है और नमक का भाव 50% कम हो जाता है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपरिवर्तित रहेगा। इंग्लिश में पढ़ लें अगर तो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, ओनली रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स आर सेलेक्टेड इन द creation of indices. B, if the price of wheat increases by 50% and the price of salt decreases by 50%, the CPI consumer price index will remain unchanged. तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो सही कथन है वो है सूचकांकों की रचना में केवल प्रतिनिधि वस्तुओं का चुनाव किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि गेहूं के भाव और नमक के भाव में इसलिए तुलना नहीं कर सकते कि दोनों के मूल्यों में थोड़ा सा अंतर होता है, या हम कहें कि कंजम्पशन, अगर मूल्यों में अंतर नहीं है तो कंजम्पशन लेवल में अंतर है। जितना हम गेहूं खा सकते हैं उतना हम नमक नहीं खाएंगे। नमक एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा आप नहीं खा सकते, और इसलिए जो है यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो सही होगा, बी ऑप्शन सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, x तथा y दो चरों में सहसंबंध गुणांक 0.74 है। यह है सीधी सी बात है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y इज 0.74। दिस इज, ये किस तरीके का कोरिलेशन है? हाई डिग्री है, मतलब ऑप्शन नंबर ए है हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, ऑप्शन नंबर बी है हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ऑप्शन नंबर सी है मिड लेवल पॉजिटिव कोरिलेशन, और ऑप्शन नंबर डी है लो लेवल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। तो आप लोगों ने जैसा जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि ये जो है हाई लेवल का कोरिलेशन है, यानी कि उच्च श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाई ग्रेड पॉजिटिव कोरिलेशन, या हाई डिग्री भी कह सकते हैं, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और अब आज का आखिरी सवाल, एक कॉलोनी में 1000 व्यक्ति रहते हैं जिनमें शिक्षित लोगों की संख्या 450 एवं रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या 300 है। रोजगार प्राप्त लोगों में से 160 शिक्षित हैं। कॉलोनी में अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या है। ए 410, बी 450, सी 170 और डी 140। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 410। इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये अब हम गौर करते हैं। तो कॉलोनी में कुल कितने लोग थे? तो कॉलोनी में कुल शिक्षित 450 थे, और उस अशिक्षित कितने थे? 550, यानी टोटल मिला के 1000 हो गया। 1000 लोग रहते थे, उसने पहले ही बताया है। जिसमें अशिक्षित रोजगार में हैं, यानी कि जो इलिटरेट हैं, वो कितने जो है आपके एम्प्लॉयमेंट में हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके जो 300 माइनस 160, ये 300 उसमें वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 450 रोजगार प्राप्त लोग संख्या है। हाँ, जब 450 रोजगार प्राप्त है तो 550 हमें पता चल गया। कैसे पता चल गया? अशिक्षित हमने कैसे निकाला? हमने 1000 में से
450 को माइनस करके 550 ज्ञात कर लिया। अब उसने बताया है कि 300 लोगों की संख्या है, रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या 300 है, और जिसमें से 160 पढ़े लिखे हैं। तो 300 में से 160 पढ़े लिखे हैं, तो अशिक्षित कितने हैं? 140 लोग रोजगार कर रहे हैं। तो पूछा है अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या। तो अशिक्षित लोग 550 हैं, जिसमें से 140 लोगों को रोजगार मिल चुका है, तो यानी 410 लोग, इसको आपस में घटा देंगे, 410 लोगों ने रोजगार नहीं मिला है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, शेष बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद।